बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। रोज मैं कह सकता हूं कि न जाने कितने कार्यक्रम वो अटेंड करते हैं, न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, आम आदमियों से मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं और देश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं और बहुत गंभीरता पूर्वक कह सकता हूं। लेकिन इसके ठीक उलट दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर यह है कि अगर मुख्यमंत्री कोई योजना लॉन्च करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो, उन नियमों का, उन आदेशों का पालन सही तरीके से हो। और यह जवाबदेही ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है, जो हमारी अधिकारी हैं उनके ऊपर है। और निश्चित तौर पर जब हम ग्राउंड रियलिटीज में जाते हैं तो हमें अफसोस होता है, जो बात मुख्यमंत्री कहते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज में उतनी तब्दील नहीं हो पाती है जितना कि मुख्यमंत्री सोचते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं तमाम चीजों को लेकर और खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो साफ तौर पर सोते अधिकारी, सरकार बेचारी, या फिर हम कह सकते कि मुख्यमंत्री के स्वप्न को पूरा करने में बाधाएं ही बाधाएं हैं। और ये बाधाओं के तौर पर, उपहार के तौर पर ये अधिकारी हमें सामने आते हैं जो कि मुख्यमंत्री के स्वप्न को पूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार पर धब्बा जरूर लगा रहे हैं। हम आगे बहुत सारी बातों की चर्चा करें और आपसे भी हम ये निवेदन जरूर करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका ही है, आपके लिए हम आते हैं और आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हमारा नंबर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा होगा और निश्चित तौर पर इस नंबर पर आप फोन करें, इस कार्यक्रम में शिरकत करें। खास मेहमानों से भी हम आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और तस्वीरें साफ तौर पर यह गवाही देती है कि किस तरीके से आप चीजों को बस यूं ही लेते हैं। एक मुख्यमंत्री जो बहुत संवेदनशील है, एक मुख्यमंत्री जिसके अंदर मानवता का पुट दिखता है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, जो एक बहुत सहनशील मुख्यमंत्री है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो किसी किसान को अगर देख लेता है कि उसके टांग नहीं है, उसकी टांग लगवाता है। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए से देख लेता है कि अगर इसका टाइपराइटर टूट गया तो उसके घर डीएम और एसएसपी को भेजकर टाइपराइटर उसका दिलवाता है, उसका सम्मान वाता है, क्योंकि आम आदमी का भी सम्मान है। लेकिन जरा ये तीन तस्वीरें आप देखिए, और इन तीन तस्वीरों के बाद में मैं बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात को कह रहा हूं। दरअसल भय का भूत होता है, कानून का जहां पर राज होता है तो हम कह सकते हैं कानून का भय होता है। हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर 1 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर निकाले और दोबारा तब तक बहाल ना हो जब तक कि वो अधिकारी बिल्कुल ये प्रण कर ले कि हां अब दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी, तब तक वो दोबारा बहाल ना हो। लेकिन यहां क्या तीन तस्वीरें हैं। भाई, लिफ्ट में क्यों फंसे मुख्यमंत्री? एक ऐसी जगह पर जो कि वीवीआईपी, मुख्यमंत्री के लिए वो इस्तेमाल होती है लिफ्ट। बिजली चली गई या बिजली का लोड कम हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम बात कहते हैं ये सीएम के लिए लिफ्ट है, तब तो फिर कोई वहां पर कुछ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल। आधे घंटे तक सीएम साहब अंदर बंद रहे, उनकी जान के लिए कुछ भी हो सकता था। दूसरी तस्वीर है, डीजीपी साहब को क्यों जम्हाई आ रही है, यह बड़ा सवाल है। शायद डीजीपी ये समझते होंगे जम्हाई लीजिए या सोइए, कम से कम कोई उनका कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शायद भावनाओं को ज्यादा ऊपर रखते हैं, कानून को नीचे रखते हैं। एक तरीके से प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन होता है, खुद की उनकी अपनी अनुशासनहीनता। क्या वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने मातहत अधिकारियों को कि वो सो रहे हैं मंच पर बैठे हुए और मुख्य सचिव साहब तकरीर कर रहे हैं? और दूसरी तरफ नाराज हुए कलाकार, उन्होंने प्रस्तुतियां देने से मना किया, मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा, तब कहीं जाकर कार्यक्रम शुरू हुआ। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो संस्कृति कला के उत्थान में सबसे आगे रहता है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्रियों ने कला और साहित्य से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया है, उनके लिए सुविधाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही कभी हो जिसके अंदर इतनी संवेदनशीलता हो, सार्वजनिक तौर पर इस बात को इजहार किया जा सकता है। इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री अभी तक फिलहाल दिखा नहीं है। लेकिन अफसोस दूसरी तरफ यह है
कि उस संवेदनशील मुख्यमंत्री के साथ में उतने ही संवेदनहीन ब्यूरोक्रेट हैं, उतने ही संवेदनहीन उनके अधिकारी हैं, और अधिकारी ऐसे हैं कि बस, और उसकी वजह से सरकार की छवि पर बट्टा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री कम से कम ये नहीं चाहते होंगे कि उनके अंदर, उनके यहां पर अपराध और कानून के लेके इतनी ज्यादा आलोचनाएं हो। वो कभी नहीं चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी सरकार पर धब्बा लगे। वो कभी ये नहीं चाहते होंगे कि अगर वो जिस घर में लैपटॉप बांट रहे हैं, एक आशा की किरण दे रहे हैं, तो उनके घर के बगल की किसी की लड़की के यहां अपहरण हो जाए। वो कभी ऐसा नहीं चाहते हो। लेकिन ये पुलिस क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जिम्मेदारी अधिकारियों पर है, जिम्मेदारी मुख्य सचिव और डीजीपी को लेकर है, क्योंकि जिले का आखिरकार काम धाम, उत्तर प्रदेश का काम तो इन्हीं लोगों को देखना है ना। कौन देखेगा कि मुख्यमंत्री तो गांव गांव जाएंगे नहीं, वो अपने सिस्टम से ही काम करवाएंगे। लेकिन ये अफसोस की बात है। बहरहाल नंबर चल रहे हैं इस समय, आप कॉल कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, फोन के जरिए हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। सवाल यही है कि सोते अधिकारी, सरकार बेचारी। क्या हम ये मान लें कि मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर सकते इसलिए सोते हैं, या मुख्यमंत्री सस्पेंड नहीं करते हैं जल्दी इसलिए सोते हैं, या हम ये मान लें कि इन सब पावर सेंटर से अलग अलग जुड़े हैं और ये पावर सेंटर्स का नतीजा है कि इन्हें मालूम है कि अगर मुख्यमंत्री नाराज होंगे भी तो हम किसी और से अपनी सिफारिश करवा लेंगे और हमारी कुर्सी बच जाएगी। सवाल हैं बहुत सारे, और उन सवालों के बुनियाद में भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये तस्वीर क्यों आती है। अगर यही डीजीपी साहब जो जम्हाई ले रहे हैं, अगर इसी जगह पे मुख्यमंत्री मायावती होती तो क्या इतनी आसानी से यहां पर बैठे होते? क्या इतनी आसानी से जम्हाई ले रहे होते? हमने देखे ऐसे कई कार्यक्रम जहां पर डीएम और कप्तान बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं। शर्म आती है ऐसे अधिकारियों को लेकर, क्योंकि ये तो आपका प्रोटोकॉल भी नहीं कहता है, ये आपकी अनुशासनहीनता तो होती है, और साथ ही साथ आपके संस्कार क्या हैं ये इस बात की भी गवाही देता है। मुख्यमंत्री साहब अगर कुछ नहीं कहते, इसका मतलब यह है कि आप अनुशासनहीनता करें, और आपको नींद कैसे आ जाती है, यह बड़ा सवाल है। कई मीटिंग्स की बात हम कर सकते हैं, जबकि मीटिंग्स में आप गेम खेलते रहते हैं अधिकारी। हमारे साथ इस समय एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आबिद अहमद हैं लखीमपुर से। आबिद साहब स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे अधिकारियों को जो सस्पेंड कर देना चाहिए, कानून व्यवस्था इन्हीं लोगों की वजह से खराब है प्रदेश की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आबिद अपनी बात यहां पर कहने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का जुमला है वेट एंड वॉच। मुख्यमंत्री वेट तो कर चुके, आधी मतलब कार्यकाल आधे से ज्यादा हो चुका है, बहुत छूट दे दी, बहुत इनके लिए काम कर लिया, बहुत घोषणाएं कर ली, और अब मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों की बात जहां तक मेरे संज्ञान में है, इसके बाद ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके जरूर कार्रवाइयां होंगी इनके ऊपर, और बहुत सख्त कार्रवाइयां होंगी, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन आखिरकार कोड़ा चलने पर ही घोड़ा सीधा चलता है, पुचकार कर घोड़ा कभी सीधा नहीं चलता है। क्या ये मान लिया जाए? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि मोहब्बत से जब नहीं मानेंगे तो फिर क्या प्रताड़ित किया जाए, ये सवाल है। आपको चिन्हित किया जाए, कौन कौन गड़बड़ अधिकारी कहां कहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे 30 तस्वीरें और ऐसी हैं जिन तस्वीरों के बारे में जिक्र किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि अधिकारी, या हम बहुत से ऐसे क्रियाकलाप कहा जा सकता है, जबकि डीएम उच्छृंखल हो चुके हैं, जबकि डीएम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सीओजी नंबर अधिकारी उठा नहीं रहे हैं। सरकार ने इसलिए हर जगह लिखवा दिया है कि सीओजी नंबर कोई भी आम आदमी उन्हें फोन कर सकता है और अपनी तकलीफ बयां कर सकता है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक तो अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि मंत्रियों का भी फोन नहीं उठाते, जनप्रतिनिधियों का भी फोन नहीं उठाते हैं। ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी है, और उसके भुक्तभोगी स्वयं हम भी है कि आपका सीओजी फोन नहीं उठता है। फोन किया जाता तो बाद में कहा जाता है श्रीमान जी मीटिंग में थे, श्रीमान जी वॉशरूम में थे, श्रीमान जी बहुत बिजी थे। लेकिन एक बार हो, 2 बार हो, सीओजी नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कि फोन उठना ही चाहिए। राम दुलार बनारस से हमारे साथ मौजूद हैं। राम दुलार जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ऐसा चला रहे, मुहिम चला रहे, इसके लिए आप बहुत बहुत
शुक्रिया आप लोगों का, हम लोग पहुंचता, हम लोग अपनी राय देते हैं। सर ये है, ये कहावत है, नींद न जाने टूटी खाट, प्रीत न जाने जात कुजात, भूख न जाने जूठी बात, ये महोदय पर लागू हो रहा है। पता नहीं रात भर जागते रहे, क्या करते रहे, फिर भी जो है इनकी ये हालत है। और हर साहब बार बार कहते मिल जाते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार बिना बताया जाता भ्रष्टाचार कर, लेकिन एक भी अधिकारी एसपी डीवाईएसपी या कुछ कोई पुलिस वाले पकड़ दिखा के लेते, एक भी जो है ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, 4 इंच की सड़क बननी चाहिए तो बना किसी बना करके गिट्टी फेंक कर चला दे रहे हैं। आप लोगों का तो डर नहीं, तो इनको किसी डर नहीं है, और घूस लेकर के छोड़ देते, केस बना देते हैं। इन लोगों का तो यह हमेशा गति है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया है कि आप लोग कम से कम आप लोगों को कुछ डर तो है इन लोगों के ऊपर। देखिए ये साहब लोग क्या प्रोटोकॉल आप कर रहे हैं, ये है प्रोटोकॉल, सब अधिकारी सोते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रामदुलार साहब हमसे बात करने के लिए। दरअसल हम चीजें इसी तरीके से लाते भी हैं, दिखाते भी हैं, ताकि सिस्टम के ऊपर कोई असर पड़े। असगर अली हमारे साथ में मौजूद हैं। असगर अली जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी बहुत अच्छा चैनल है आपका, और ये जो अभी मैं देख रहा हूँ जी डीजीपी साहब सो रहे हैं जी, ये बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसे आदमी को तो होमगार्ड का डीजी बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री का तो बहुत सराहनीय काम हो रहा है पूरे प्रदेश भर में जी। लेकिन ये जो आपने कहा कि सीजी नंबर नहीं उठाते हैं, ये आपने बहुत सही तरीका से चैनल दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा सर। जी जी सर, शुक्रिया आपका असगर अली साहब अपनी बात यहाँ पर कहने के लिए। दर्शक भी कहते हैं इस बात को, मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बातें कोई भी एक आम इंसान जिसको बिल्कुल राजनीति नहीं आती, जिसको कोई समझ में नहीं है राजनीति क्या चीज होती है, लेकिन एक राजा ये थोड़ी चाहता, एक मुख्यमंत्री ये थोड़ी चाहता कि उसके राज्य की बदनामी हो, उसके अपराध बढ़े, उसके बलात्कार बढ़े। अफसोस और शर्म की बात यह है कि ये सब कुछ जवाबदेही जिम्मेदारी अधिकारियों की है, जो निकम्मे हैं, जो आलसी हैं, अनुशासनहीन हैं, प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, जो कि नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के सपनों को पूरा किया जा सके, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके, जो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी नींद में खलल पड़े। ये सवाल जो कि अभी रामदुलार साहब कह रहे थे, उनका नींद न जाने टूटी खाट, और यही अगर इस नींद के सामने अगर मायावती खड़ी होती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, तो नींद तो छोड़िए, नींद की जो नानी होंगी उनको भी टूटी खाट भी समझ में आती है, उसको कुर्सी भी समझ में आती। और ये इतने लेविशली जिस तरीके से इस अंदाज में डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, उनका अंदाजे बयां ये कह रहा है, आराम से और तसल्ली से खिसके हुए और सरके हुए बैठे हुए पूरी तन्मयता के साथ में, तो नींद नहीं आएगी तो होगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। 3 तस्वीरें हैं और हम आपको बता दें कि इसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, छोटे छोटे अधिकारियों की बात, बड़े अधिकारियों का तो जिक्र हम आपसे कर रहे हैं कि एनएक्सी में क्या हो रहा है, डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में जाते हैं वहां पर किस तरीके से पर्यटन विभाग का कार्यक्रम होता है और अंतिम समय में किस तरीके से लापरवाही बरती जाती है। ये मुख्यमंत्री के सम्मान में गुस्ताखी है। ये एक उत्तर प्रदेश के जो सर्वोच्च कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसको हम सर्वोच्च पद देते हैं मुख्यमंत्री, उनके सम्मान में, उनके प्रोटोकॉल में गुस्ताखी है। ये बड़प्पन है मुख्यमंत्री का, ये संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री की कि वो सिर्फ हंसकर मुस्कुराकर चीजों को छोड़ देते हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने ऊपर आ जाएं तो ये सब के सब, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सारे के सारे लोग पानी भरने लगे एक दिन में, एक शाम में ही, क्योंकि एक सख्त कदम की जरूरत है, एक सख्त फैसले की जरूरत है। सतीश भारद्वाज हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद है। सतीश जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जी, और मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारे काम करने को तैयार हैं यूपी में जी, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं इसमें तो काफी सच्चाई है ही जी, इसके बावजूद आज जो हमारे मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अच्छी इंडस्ट्रीज आए, जिससे कि अच्छा मुनाफा हो, प्रदेश का अच्छा नाम हो। पहले मुख्यमंत्री जी इन सभी अफसर्स को, जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनको ये आदेश करें कि जितने पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं जी, जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, बिल्कुल बुनियादी उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल एरिया की, वो पूरी करें। ये पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज को जाके देखें जिनमें आज तक नालियां नहीं बनी हैं, 45-45 साल पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं।
जी। ऐसा नहीं है कि वहां पर GMDIC नहीं है, या वहां पर बड़े इंजीनियर्स नहीं हैं, या जी। वहां पर UPSIDC नहीं है। वहां पर सब कुछ है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो बिल्कुल जरूरत है हर महीने कमाई की, वो कमाई बंद हो जाएगी अगर वो नालियां बनवा देंगे, अगर वो वहां पर सही से सड़कें बनवा देंगे, तो उनकी हर महीने की, हर हफ्ते की जो फिक्स कमाइयां हैं ऊपर वाली, वो बंद हो जाएंगी। लेकिन वो करने को तैयार नहीं है इन चीजों को, जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले पुरानी जगहों को सही किया जाए, सबसे पहले तो पुरानी बीमारी को खत्म किया जाए। नई बीमारी के बारे में हम सोच रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल एरिया रोज बना रहे हैं, उनमें जाकर तो देखें क्या 2 प्लॉट बिक रहे हैं? 2 प्लॉट भी नहीं बिक रहे। नए इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप करके डिक्लेयर किए जा रहे हैं, रीजन यही है कि पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज में जो बिल्कुल जरूरती चीजें हैं वो है नहीं, नालियां नहीं है, बिजली के खंभे गल के गिर चुके हैं, सड़कें कहीं है ही नहीं, नदारद हैं, गड्ढे बने पड़े हैं। अब जो छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, जो बहुत बड़ी है, वो तो रोड बनवा लेती हैं। देखिए, मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर सुनता हूँ संडे को जी। तो मुझे इससे ये पता लगता है, और ये बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि वहां तक ये बात पहुंच सके, इसलिए मैं कहता जा रहा हूँ लगातार। जी। निश्चित तौर पर सतीश जी, हमारे तमाम कार्यक्रम जो हैं सीधे जो उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग है वहां पर रिकॉर्ड भी होता है, और ये बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं और उनको संज्ञान में भी लिया जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और दर्शकों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि आज के वक्त में मीडिया चैनल्स में दर्शकों का एक जो पोर्शन होता है वो कम हो गया। इसीलिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम दर्शकों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीधे उनकी राय होती है और वो राय सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है जहां उसको पहुंचना चाहिए। और बात हम कर रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री के सपनों को, मुख्यमंत्री के ख्वाबों को, उनके ख्वाबों का जो ये उत्तम प्रदेश होना चाहिए उसको पलीता लगा रहे हैं सरकारी अधिकारी। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवाना चाहेंगे। हमारे साथ में संजीव मिश्रा जी हैं मौजूद, समाजवादी पार्टी से। स्वागत है आपका संजीव मिश्रा जी। प्रदीप विश्वकर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष पांडे भी मौजूद हैं। इन दोनों मेहमानों के पास में जाएं उससे पहले हम अपने संवाददाता मनीष पांडे से सवाल करना चाहेंगे। मनीष, ये 3 तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक कर्टन रेजर हम आपकी तरफ से चाहेंगे कि आप एक सरसरी तौर पर उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं, थोड़ा हमारे मेहमानों को भी बताएं, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मनीष। मनीष, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश, जैसा कि आपने कहा कि उनके सपनों को पलीता लगाते हुए उनके अधिकारी दिख रहे हैं, तो साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहली तस्वीर जहां डीजीपी साहब सो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में सो रहे हैं जब वो उस विभाग के, पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, बावजूद उसके वहां पुलिस विभाग की सबसे बड़ी योजना, जिसे मुख्यमंत्री से लेके मुख्य सचिव तक विश्व स्तरीय बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में इस तरह की ये अपनी तरह की अलग योजना है। एक साथ 400 लोगों के लिए कॉल सेंटर लगेगा, और उस कॉल सेंटर के आधार के सहायता से पूरे प्रदेश में क्राइम कंट्रोल होगा। और कहीं ना कहीं ये जो क्राइम कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, अगर वो पुलिस का महकमा एक्टिव होगा तब जाके उसका फायदा जनता को मिलेगा। लेकिन पुलिस महकमे के जो मुखिया हैं वो इस कार्यक्रम में सोते हुए पाए जाते हैं। दूसरी तस्वीर, जैसा कि लिफ्ट में मुख्यमंत्री फंस गए, आपको बता दें विधान भवन की हालत है। विधान भवन में मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं और वहां लिफ्ट चालक है, लिफ्ट है, उसमें वो फंस जाते हैं। साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि वहां पे भी जो चूक दिखाई जाती है, जो लापरवाही दिख रही है, वो भी अधिकारियों की है। लोक निर्माण विभाग के पास जिम्मेदारी है, राज्य संपत्ति कर विभाग मेंटेनेंस देखता है, उसके अलावा वो प्राइवेट बिल्डिंग जो लिफ्ट लगाई गई है उसका मेंटेनेंस एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। जब भी इस तरह की कोई भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होता है तो एक रिहर्सल के तौर पर एक कम से कम जो चीजें होती हैं उसे चेक की जाती हैं कि जो मुख्यमंत्री अगर चाहे उन्हें वो सड़क से गुजर रहे हैं, वो लिफ्ट से गुजर रहे हैं या कहीं भी गुजर रहे हैं, सुरक्षा घेरा होता है और तमाम मानक होते हैं, तमाम चीजें होती हैं जो पहले रिहर्स की जाती हैं कि कहीं कोई तरह की लापरवाही ना आए। लेकिन दूसरी चूक देखने को मिली। मनीष, थोड़ी सी और जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि इस तस्वीर के आने के बाद मुख्यमंत्री में को लिफ्ट में फंस जाने के बाद तमाम लोगों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और उसका असर भी देखा जा रहा है। उसका असर भी आज मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विधान भवन तक की जितनी लिफ्ट है वो सारी लिफ्टें रिपेयरिंग कराई जा रही हैं। राज्य संपत्ति कर अधिकारी आज खुद
अवकाश होने के बाद, संडे होने के बाद भी कार्यालय में बैठे हुए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका असर तो दिख रहा है। लेकिन जहां डीजीपी से आज सो रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ट्रैक नहीं प्ले हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ आखिर कौन जिम्मेदार है, इन घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसका अभी तक कोई न शासन स्तर से सोचा गया, न अधिकारियों से स्तर से सोचा गया। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए और बीच में आप भी अगर अपनी बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से ही सही। आप हमारे साथ बने रहिए और हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी और प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ में हैं। संजीव जी, ये 3 तस्वीरें जरूर हम पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई वाकये आपके भी संज्ञान में होंगे, मीडिया की सुर्खियों में भी रहे हैं, जब अधिकारियों के अहम, अधिकारियों की अकर्मण्यता, अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई ऐसी नजीर पेश नहीं की जा रही है जिससे अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सके। ये सवाल आपसे है और हम जवाब जरूर चाहेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री के इतने प्रयासों को क्यों पलीता लगा रहे हैं ये निकम्मे अधिकारी। देखिए मनीष भाई, आपके चैनल में बहुत साफ कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं और इस तरीके से विकास कर रहे हैं कि ये दिखाई दे रहा है पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां उत्तर प्रदेश जैसा विकास हुआ हो। जिस तरीके के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है कि बहुत से अधिकारी थोड़ा बहुत थक जाते हैं, उस तरीके की ये स्थितियां आ रही हैं। लेकिन जहाँ लिफ्ट का सवाल है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर के और तुरंत कार्रवाई की है उनके ऊपर। और जैसा कि मनीष पांडे जी बता रहे थे कि सारी लिफ्ट सब ठीक की जा रही है और सारी जगहों पर चाक चौबंद व्यवस्था अब मैं समझता हूं कि दुरुस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिश्रा जी, ये तो लिफ्ट तो एक बहाना है, लिफ्ट तो एक बहाना है, डीजीपी के सोना तो एक बहाना है। दरअसल ये पूरी सिस्टम का एक ऐसा ताना बाना है जिसको लेकर हम यहाँ रेखांकित कर रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को लेकर चर्चा नहीं है, चर्चा पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उसके लोअर लेवल के अधिकारी हैं, लेखपाल तक का जो व्यक्ति है जो बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ है, वहां तक की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ में हैं। प्रदीप जी, आप जरा कल्पना करिए इस बात की कि मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, वो अगर यहां पर बैठी होती और उनके बगल में डीजीपी साहब ये बैठे होते तो क्या इन्हें नींद आती? ये बहुत काम करते, ये 3 दिन से सोए नहीं होते, क्या ये वहां पर इनको जम्हाई आती? मैं जरा बस पूछना चाहता हूं, आप मुझे अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। देखिए मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव जी, उनकी सिधाई का नाजायज फायदा उठा रहे हैं अधिकारी। चूंकि मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम बना सकते हैं, फंड दे सकते हैं, उसके एग्जीक्यूशन का, उसके प्लान का एग्जीक्यूशन का सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है और मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से कार्यान्वित हो पा रही है। और यही कारण है कि सरकार की जो छवि बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। खुद मुख्यमंत्री से हैरान है कि वो इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो गलत धारणा समाजवादी पार्टी और सरकार के लिए बनी है वो खत्म क्यों नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात का मैं आपको जवाब देता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई कड़ा मुख्यमंत्री होता जो सहृदय नहीं होता, उसके जगह पर डीजीपी तो क्या, किसी चीफ सेक्रेटरी तो क्या, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह से हिला हवाली कर सकता। मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े डीजीपी को मैंने देखा है जो खुद मुख्यमंत्री के, मैं उन शब्दों का यहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, ये कई बड़े आईएएस अधिकारियों को मैंने देखा है जो उनकी चप्पलें और जूते तक उठाने के लिए तैयार रहते थे कि खाली उनकी जूता या चप्पल उठाने का उनको मौका मिल जाए और वो उनकी नजर में चढ़ जाए, इतनी सतर्कता बरतते थे। लेकिन आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो सहृदय हैं, बहुत ही आराम से बात करते हैं। होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री नाराज होते और उसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती, लेकिन ये बड़ी महानता है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। बड़े महान गुण है अखिलेश जी में, जो उन्होंने परिस्थितियों को सहज किया, वरना वो वहां इतना टेंशन हो जाता, अफरा तफरी का माहौल हो जाता, चाहे वो लिफ्ट में फंसने की बात हो या चाहे फिर पीडी न चलने की बात हो। आप देखिए लिफ्ट नहीं चल रही है, 45 मिनट मुख्यमंत्री लिफ्ट में फंसे हुए हैं और उसके बावजूद उनकी सहृदय का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लिफ्ट से निकलने के बावजूद वो लोगों को टेंशन में नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को कूल डाउन करते हैं कि आप परेशान ना होइए, हम अंदर कैसे रहें ये हम जानते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरे अधिकारियों को परेशान होना चाहिए था उनकी और मुख्यमंत्री को नाराज होना चाहिए था।
दूसरी घटना की बात करें, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि पीडी नहीं चली, सिर्फ पेन ड्राइव न चलने की वजह से जो मुख्य कलाकार थे उन्होंने डांस करने से मना कर दिया, कार्यक्रम प्रस्तुत करने से मना कर दिया। क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं रखा गया था, या सिर्फ एक पीडी के सहारे पूरा प्रोग्राम रखा गया था? दूसरी अल्टरनेटिव व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? इस पर भी अगर मुख्यमंत्री चाहते तो कड़ा जवाब, कड़ा एतराज जता सकते थे, नाराज हो सकते थे और अधिकारियों को पसीने आ जाते, लेकिन वहां भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही संयत रखा और माहौल को टेंस होने से बचाया। साथ ही साथ माहौल को नर्म ही नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम को स्मूथ चलाया। तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर, जहां अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए था, मुख्यमंत्री को नाराज होना चाहिए था, उस जगह पर उल्टा काम हो रहा है। कहा यह जाता है प्रदीप जी कि मोहब्बत में लोग जान देने की कोशिश करते हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते तो हम उसके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन उल्टा ये हमें लग रहा है कि अखिलेश यादव तो अपने ब्यूरोक्रेसी से, अपने लोगों से मोहब्बत बहुत करते हैं और यहाँ पर उनकी ही जान के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी ही सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी ही बर्बादी करवा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में लोअर लेवल से अपर लेवल और अपर लेवल से लोअर लेवल तक कहां पे किस तरीके से अधिकारी अपने निकम्मेपन का परिचय दे रहे हैं, इस बात को हम जरूर कहेंगे, पुख्ता तौर पर कहेंगे, क्योंकि वेट एंड वॉच में वेट तो हो चुका है, अब वॉच वाली सिचुएशन आ गई है और मुख्यमंत्री को जरूर बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेना ही होगा अगर 2017 में उन्हें वापसी करनी है, क्योंकि अब बस काम खत्म हो रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और बात हम कर रहे हैं कि सोते अधिकारी और सरकार बेचारी, खासतौर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतने प्रयास करने के बावजूद अधिकारी उनके कामों पर पलीता लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई दो मत है ही नहीं। और इसके कई एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लगातार दे रहे हैं और आगे भी देंगे। हम आगे चर्चा में बढ़े उससे पहले हमारे साथ में इस समय नियमित दर्शक हमारे BS तोमर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो तोमर साहब, बहुत माफी के साथ में आप बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपके कॉल को नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी कभी कभी ये छोटी मोटी बातें हो ही जाती हैं। तोमर साहब स्वागत। क्या बताएं वाजपेयी जी भाई, आपसे मैं इतना प्रभावित हूँ, आपको मैं इतना चाहता हूँ दिल से कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये मोहब्बत है, फोन लगा हुआ, यही मोहब्बत है। चलिए कहिए। हाँ सर, पहले तो मैं के न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी कि आज हमारा एक चैनल ऐसा चैनल है कि जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इतने बड़े अधिकारी और इतने बड़े बड़े सूरमाओं को सामने नंगा उनको आईना दिखाने का कर रहा है जी। मैं सपा के संजीव मिश्रा जी से ये क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा और मैं उनसे इसका जवाब भी चाहूंगा जी कि अगर हो सके तो वो जवाब दे दें। मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा डिबेट पे आते हैं, कभी इनसे बात करने का मौका नहीं मिला जी। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक जब से मैं आया हूँ लखनऊ, तब से मैंने ऐसा भला और इतना अच्छा और इतना बेहतरीन काम करने वाला और इतना जनता के लिए कुछ ना कुछ कर मरने वाला ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सच है, सच है। और इतना ही वाजपेयी जी ये कहूंगा कि इतनी निकम्मी कैबिनेट भी नहीं देखी, इतना निकम्मा नेता भी नहीं देखा जो आज अखिलेश जी के साथ में आगे पीछे चप्पा चप्पी करते हैं। इतने निकम्मे नेता मैंने नहीं देखे जितने आज की तारीख में देख रहा हूँ जी। आज जब मायावती सरकार होती तो भाई साहब ये अधिकारी बैठा जो सरकार को ठेंगे पे धर के दिखा के मैं ठेंगे पे रखता हूँ सरकार को, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अरे मायावती होती तो इसको थप्पड़ मार के यहाँ से भगा देती, कहती तुम्हारा तेरा कोई काम नहीं है, तू भाग जा। मैं ये सुझाव दूंगा इनसे, मिश्रा जी से मैं सुझाव दूंगा कि अगर डीजीपी स्तर का पोस्ट अधिकारी रखना है तो अगर हो सके तो मिलिट्री रिटायर कोई अधिकारी रख लें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। ये तो सरकार की फ्री में तनख्वाह गवर्नमेंट की ले रहा है। इसका काम होता है एसएसपी का, एसपी का, डीएसपी का, थानेदार का, एसओ, इनके काम होते। इसका क्या काम है यार? मैंने जब से आए हैं ये तब से इनकी मक्कारी के सिवाय और कोई अच्छा काम ही इनके अंदर नहीं देखा। जब देखो जब ये ऐसे भाषण देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि इच्छा होती है कि अधिकारी कहलाने का, ये चपरासी लाज भी नहीं है। लेकिन क्या कहूं मैं, अखिलेश जी को इतना प्रिय लड़का है मेरे लिए वो कि अखिलेश जी इस चीज को देख नहीं रहे हैं और टाल देते हैं, और टालना राज्य के लिए ठीक नहीं है। चलिए, राजा जो है, राजा अगर सख्त नहीं है, अच्छी बात है। तोमर साहब, आपकी संवेदनाओं से और आपकी भावनाओं से मैं भी अवगत हुआ और मुझे लगता है संजीव मिश्रा जी भी अवगत हुए होंगे। ये आपका आक्रोश वाजिब है, क्योंकि यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, कुछ बात आप अगर कहना चाहें
वीएस तोमर लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, लगातार चर्चा करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप इनकी बातों को लेकर? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं तोमर जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पूरी बात उन्होंने चैनल पर रखी। उन्होंने कुछ चीज अपने मन में रखी नहीं। मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है। लेकिन जहां तक मायावती जी का आप भी जिक्र कर रहे थे और तोमर जी भी कह रहे थे कि मायावती अगर होती तो वो थप्पड़ मार के हटा देती, तो ये आप ध्यान रखिए तोमर जी, आप तो उस समय बहुत संजीदा हो गए जिस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3-3 सीएमओ के मर्डर हुए थे। तमाम जगहों पे जाने कहां पर इंजीनियर्स भय खाते थे कि कब कितनी और कैसे वसूली उनसे हो जाए। तो इस बात की बात न कहिए कि मायावती के जमाने में क्या होता था क्या नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर सीएमओ के मर्डर हुए, पता नहीं जेल के अंदर हुए थे, जेल से बाहर नहीं, तो वो तो सबके सामने है। वो मर्डर क्यों हुए, वो मर्डर क्यों हुए, उसके चलते तो आज भी जवाब देना पड़ रहा है मायावती को। ऐसी चीजें आज मायावती, वो तो जग जाहिर है, उसके चलते तो आज भी जवाब देना पड़ रहा है मायावती के समय में डरी हुई है, सहमी हुई है। कोई जिन मैं बता दूं मनीष जी, जिन लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो उन पिछले लोकायुक्त ने कोई ऐसा बसपा का मंत्री नहीं था जिसको भ्रष्टाचार में। आज बाबू सिंह कुशवाहा की क्या स्थिति है, क्या पूरा का उनका कैबिनेट की क्या स्थिति है। जितनी निकम्मी बसपा की कैबिनेट थी, मैं समझता हूं उतनी निकम्मी तो उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे सारे प्रदेशों में कहीं नहीं हुई होगी। और उसकी अगर बराबरी समाजवादी सरकार की कैबिनेट से कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो विकास हो गया उसको संज्ञान में लेकर के बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जी आप के चैनल पे बार आ रहा है कि पूरी की पूरी निकम्मे है अधिकारी। मैं कह सकता हूं निकम्मे अधिकारी नहीं है श्रीमान जी। अगर निकम्मा कह दोगे आप तो उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का वो किस तरीके से हुआ। मुख्यमंत्री अकेले विकास नहीं करते बल्कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो कर्मठ हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पूरे के पूरे अधिकारी सभी अगर बढ़िया होते तो फिर आज इस तरीके की बहस हम क्यों कर रहे होते चैनल पे। कहने का मतलब मेरा ये है कि सबको, अगर सारे अधिकारियों को निकम्मा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ उसमें इस तरीके के हैं उन पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की। ये बात तो हमारे को भी मैं संज्ञान में लेता हूं। ये बात तो हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। जब हम पुलिस के लिए कह रहे हैं तो हम ये थोड़ी मानते कि जितने लोग हैं सारे के सारे निकम्मे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो जिम्मेदार पदों पर हैं वो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, और जो सार्वजनिक तौर पर जो छवि खराब हो रही है वो सरकार की छवि खराब हो रही है, इसमें उनका योगदान है और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो बात आप विकास की कर रहे हैं, हम विकास के बारे में भी लगातार बात करते हैं, आप हमारे साथ चर्चा में बैठते हैं, हमने बहुत तारीफ की है। जब भी कोई अच्छा काम हुआ है हम सरकार के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन हाँ जब कुछ गलत होता है तो हमें वहां भी अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है। हम चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है, सूबेदार बीएस यादव मेरठ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूबेदार साहब स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप और क्या हमारी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं जो कार्यक्रम में हम कह रहे हैं? जो ऐसे लोग हैं जो बड़े अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से निभा पा रहे सर, उनकी जगह आप एक बार लेकर तो देखिए। आप जो रिटायरमेंट आर्मी से है सर, उनकी जगह आप लेकर देखिए किसी आर्मी के सूबेदार को या किसी आर्मी के कैप्टन को, किसी भी तरह जो रिटायरमेंट में लेकर देखो कितनी वफादारी के साथ काम करेगा। सरकार की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही है, गाँव के अंदर भी सरकार जो काम कर रही है उसको ये मुद्दे वाले लोग करने ही नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ अभी जो पिछला सरकार गई भी है, प्रधानमंत्री भी गई है, उनका भी ऑडिट कराया जाए। और ये जो अफसर लोग हैं ये कपड़ा सही अच्छी तरह काम पूरा नहीं कर पा रहे सर। चलिए शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। प्रदीप विश्वकर्मा जी, जब मैं ये बात कहता हूं कि निकम्मे अधिकारी, तो मुझे लगता है कोई अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ये नहीं सोच सकता है कि मैं पूरी की पूरी जमात को यहां पर बदनाम कर रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट कुछ ऐसे अधिकारियों को लेकर है जो कि सार्वजनिक तौर पर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही है कि चीजें बेहतर हों लेकिन बेहतर नहीं हो पा रही हैं। हम कई उदाहरण दे सकते हैं। हमारे साथ जो दर्शक मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि पुराने इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वहां पर आज तक नालियां नहीं बनी है, 40 साल हो गए हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, बिजली के खंभे गल चुके हैं, और नए इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनमें पैसा मिल रहा है, पुराने इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनमें पैसा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक तरफ पक्षी महोत्सव चल रहा है और दूसरे तरफ सरोवर सूख रहे हैं। जो पक्षी उद्यान बने हुए थे, पक्षी अभ्यारण्य बने हुए थे, वहां से पक्षी गायब हो रहे हैं। एक तरफ आप लैपटॉप बांट रहे हैं और उसी गांव में अपराध हो रहा है। तो मैं कह क्या रहा हूं,
मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूं प्रदीप विश्वकर्मा जी? नहीं, देखिए मनीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे अधिकारी खराब नहीं होते, लेकिन कुछ अधिकारी तो जरूर खराब हैं जिनकी वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। पूरे देश में 500 अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कम से कम 100 से 150 अधिकारी होंगे, आईएएस अधिकारी हैं। उनमें सारे खराब नहीं है, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कम से कम 15 से 20 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है या दूसरी जांचें चल रही हैं, या कुछ लोग जेल भी हुए हैं, उसके बावजूद भी वो अहम पदों पर बैठे हुए हैं। और ज्यादातर अधिकारियों की मैं बात करूं, नेता की मैं बात करूं, तो नेता अगर भ्रष्टाचार करता है, नेता अगर कुछ गलत काम करता है तो वो तो जेल चला जाता है, लेकिन अधिकारी अगर गलत काम करते हैं तो वो बहुत रेयर केस में जेल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इनका बहुत बड़ा नेक्सस, इनका बहुत बड़ा संगठन है पूरे देश में, और वो किसी भी कीमत पर अगर गलत काम भी करेंगे तो उनके ऊपर आंच नहीं आती है, बहुत रेयर केस में आंच आती है। नेता के ऊपर आंच तो आ जाती है, नेता चुनाव हार जाता है, नेता जेल चला जाता है, लेकिन आईएएस अधिकारी प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, देश के अधिकारी हैं, उनका पूरी तरह से प्रोटेक्शन है, सैलरी प्रोटेक्शन है, इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस बात में कोई शक नहीं। संजीव जी ने ठीक कहा, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो काम भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे अधिकारी भी हैं जिनकी वजह से योजनाएं धरातल पर खरी नहीं उतर रही हैं, और यही कारण है कि सरकार के तमाम प्रयास करने के बावजूद वो जो योजनाएं हैं वो धरातल पर खरी नहीं उतरी हैं, और जिसका खामियाजा हर बार सरकारों को भुगतना पड़ता है। मैं बता दूं, हर बार ये भाई, मैं एक आखिरी और बात जोड़ना चाहूंगा मनीष जी, ये वही अधिकारी हैं जब 2007 में मायावती की सरकार थी तो वो कहते थे कि बिजली 2014 तक, यानी कि 2012 तक सरकार थी, लेकिन ये कहते थे कि 2014 तक पूरे प्रदेश में एक एक गांव में बिजली पहुंच जाएगी। और जब 2012 में अखिलेश की सरकार बनी तो 2017 के बजाय वो कहते हैं कि 2019 में सबको बिजली एक एक घर में मिल जाएगी। यानी कि जो सरकार रहते हो बिजली वो नहीं दे पाएंगे माफ कीजिएगा, सरकार के 2 साल और के बाद में वो बिजली दे पाएंगे। और ये हर बार होता है, जब भी 5 साल की सरकार चुनी जाती है उसके 2 साल और जोड़ करके ये अधिकारी सरकारों को बरगलाते रहते हैं कि इस समय में हम पूरे प्रदेश में एक एक घर को बिजली दे देंगे। लेकिन आज 67-68 साल के बावजूद लखनऊ के आसपास के शहरों में, गांव में भी बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। आखिर वो क्या कारण है? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अधिकारी कैसे नेताओं को बरगलाते हैं, कैसे उनकी योजनाओं को धरातल पर खरा नहीं उतरने देते हैं। और ये कारण क्या है? एक और सवाल हमारे जहन में आ रहा है। उससे पहले हमारे साथ में बांदा से एक दर्शक मौजूद हैं, उनसे हम बात कर ले। मदन गुप्ता हैं। मदन जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम ये बोल रहे हैं कि जब इतने बहुत आला अधिकारी जो प्रदेश चलाना है जिनको, जब वो मंच पर इस तरह सोएंगे तो हमारे ये जिला लेवल के जैसे मान लीजिए तो वो क्या करेंगे? वो तो घरनाटे भर के रात में सोएंगे और अपराध होगा। नहीं तो ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि अगर अपराध बड़े हैं तो निश्चित तौर पर उसमें जिला के स्तर का जो अधिकारी है वो दोषी होता है। खुद मंत्री, जनप्रतिनिधि उनको फोन न लगाएं उनके सीओजी नंबर पर तो वो ना उठाएं, इसका क्या मकसद होता है? जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार कड़ी चेतावनी दी जाती है बगैर किसी आदेश के आप जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, तो इस बात का क्या मायने निकाला जाए? इसके मतलब वो अनुशासनहीनता करते हैं। एक दूसरा सवाल हमारे सामने और हमारे जहन में ये आ रहा है प्रदीप जी, इस पर हम आपकी और संजीव जी दोनों की रिएक्शन चाहेंगे। पॉलीथीन पर बैन लग गया है, प्रतिबंध लग गया है। मुझे लगता है कि अब आज के बाद में कहीं किसी मार्केट में पॉलीथीन में कोई सामान बिकना भी नहीं चाहिए, पॉलीथीन जो बन रही है वो बनना भी नहीं चाहिए, और पूरे बाजारों से पॉलीथीन का गायब हो जाना चाहिए। कम से कम पॉलीथीन अब नहीं दिखनी चाहिए। ग्राहकों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन तकलीफ होगी, लेकिन चौथे दिन ग्राहक खुद ही अपना झोला घर से लेके निकल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलीथीन में बैन होने के बाद में ये पूरा एग्जीक्यूशन हो पाएगा बहुत अच्छी तरीके से? प्रदीप विश्वकर्मा जी। देखिए मनीष जी, इस बात में थोड़ा सा शक है मुझे जी, इस बात में थोड़ा शक है मुझे, क्योंकि जो योजना, जैसे कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सरकारें बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही हैं लेकिन वो धरातल पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। इसमें भी मुझे संदेह है, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया गया है कि जितना पॉलीथीन का आपका स्टॉक है वो खत्म कर लीजिए। बहुत अच्छा आदेश है कि अगर उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन बंद हो जाती है तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे, और 1 नहीं 10 फायदे होंगे। जानवर मरने से बचेंगे, नालियां चौक होने से बचेंगी, नदियां खराब होने से बचेंगी, जल और पृथ्वी प्रदूषित होने से बचेगी, बहुत सारे फायदे हैं।
लेकिन जो ये फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग हैं वो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। एक बार फिर से वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद एक बार फिर वो वहां से स्टे टाइप का कुछ लेके आएंगे और ये पॉलिथीन लगातार चलती रहेगी। अगर सरकार चाहती है अच्छा काम करके दिखाना तो उसे कोर्ट में भी उतनी मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी, उनके जो वकील हैं उनको मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी कि जो पॉलिथीन बनाने वाले एसोसिएशन है जो कोर्ट जा रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और यकीन मानिए अगर एक बार पॉलिथीन पर प्रतिबंध लग गया उत्तर प्रदेश में तो काफी अच्छी छवि बनेगी सरकार की, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि लोगों को तमाम राहत मिलेगी, प्रदूषण गंदा होने से बचेगा। जी नहीं, मैं जहां तक मानता हूं प्रदीप विश्वकर्मा जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं वो ये भी कि माननीय जज भी एक इंसान है, वो भी इस देश में रहते हैं, वो भी प्रदूषण की समस्या को समझते हैं। कम से कम हाँ, ये अलग बात है कि जो लोग बेरोजगार होंगे उनके रोजगार का, उनका साधन क्या कुछ होगा, उनके लिए वैकल्पिक स्रोत क्या होंगे आय के, ये अलग बात है कि उसमें राज्य सरकार इंटरवीन करे और उसको लेकर कुछ मदद की कोई बात हो। लेकिन पॉलिथीन बने और बिके, इसको लेकर शायद कोर्ट भी इस बारे में अपनी राय जो है वो इस तरीके से नहीं देगी जिसमें कि प्रदूषण बढ़े। हम आगे बढ़े उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, श्याम प्रकाश मिश्रा जी लखीमपुर से हैं। स्वागत है श्याम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी नमस्कार श्याम प्रकाश जी, बताइए। आपको और ये बताना चाहता हूँ, अधिकारी सब पढ़े लिखे होते हैं, नेता जो है पढ़े लिखे न होने के कारण अनुभवहीन होते हैं जी, इसलिए वो जमीनी स्तर पे अपनी जो है योजनाएं लागू नहीं करवा पाते। जी शुक्रिया आपका, ये एक बहुत बड़ी बात कही है श्याम प्रकाश जी ने। संजीव जी, आमतौर पर क्या होता है, कई हमने सीरियल देखे, धारावाहिक देखे, जी मंत्री जी, यस मिस्टर यस का जो रीमेक बनाया हुआ था, नेता को घुमा देते हैं ये ब्यूरोक्रेट, और ये बात सच भी है। नेता नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या लेकुना है, क्या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो उसका सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, वो यस सर और बहुत अच्छे लफ्जों में मुस्कुराते हुए चेहरे में मंत्री जी के सामने अदब से बैठता है, लेकिन वो हर किसी न किसी चीज में वो ऐसी बात कह देता है कि मंत्री जी पीछे हट जाते हैं। और ये बात सच भी है, इस बात के कई उदाहरण भी हैं। इस बात को लेकर हम आपसे जवाब जरूर चाहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो क्या हम ये मान लें कि ये ब्यूरोक्रेट ही हैं जो नेता को घुमाते रहते हैं और जिसकी वजह से योजनाएं लटकी रहती हैं। प्रदीप विश्वकर्मा ने सही कहा कि जब पहली सरकार थी तो 2014 तक बिजली पूरे गांव में आ रही थी और अब इस सरकार में 2019 तक आ रही है और अधिकारी वही हैं। पहले यही अधिकारी कह रहे थे कि 2014 तक, अब यही अधिकारी कह रहे 2019 तक। तो फिर ये अधिकारियों का ही गड़बड़ झाला है, सरकारों का इससे कोई वास्ता नहीं है। सरकारें मुफ्त में बदनाम होती हैं, ये मुझे लगता है कि निकम्मे अधिकारियों का ये इनाम होता है उन सरकारों के लिए जो कि काम नहीं करते हैं, जो नेताओं को घुमाते रहते हैं। और निश्चित तौर पर जब मैं बार बार इस बात को अपने इस कार्यक्रम में कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या ये चाहते होंगे कि उनके प्रदेश में बलात्कार बढ़े, क्या वो ये चाहते होंगे कि उनके प्रदेश के ऊपर धब्बा लगे? बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं। लेकिन जो कुछ है ये अधिकारियों का किया धरा जरूर है। संजीव मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बातें कहीं अधिकारियों को लेकर और खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स को लेकर, उसके ऊपर हम जवाब जरूर आपसे चाहेंगे। बीएस तोमर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। तोमर साहब, क्या कुछ संज्ञान में और आया है आपके जो आप कहना चाह रहे हैं? अरे हमको बड़ी खोलन हो रही है भाई साहब, जरा सा एक बात हमें और पूछनी है और कहनी भी है। मैं ये कहता हूँ, खास तौर से संजीव मिश्रा जी से ये बात कहूंगा, जैसे उन्होंने एक झटके में जवाब दे दिया था बात का, और जवाब नहीं दिया था बल्कि हमको ये दर्शाया था कि जैसे मुझे नहीं मालूम है कि मायावती के काल में कितने कितने मंत्रियों का मर्डर हुआ, क्या हुआ, ये सब पब्लिक को पूरा पता है। ये सब इसलिए मत बताइए कि ये सबको मालूम है, हमको भी पता है। मायावती के कार्यालय में गिरफ्तारी भी हुई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और मायावती का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अगर मायावती ने अच्छे काम किए होते तो भाई साहब सरकार फिर आपकी क्यों आती? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे रूबरू बात करिए कि अगर आपकी सरकार लाए हैं, हम तो किस लिए लाए हैं? इसीलिए लाए हैं ना कि एक दुष्ट सरकार जो पीछे काम कर रही थी, जिसने खजाने खत्म कर दिए थे, जिसने दादागिरी करके सरकार चलाई थी, उसको हटे और एक अच्छी सरकार आवे, इसीलिए न लाए थे आपको। और आप भी वही काम करेंगे और फिर हमको ये कहेंगे कि मायावती ऐसा करती थी इसलिए हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। कल की बात है, कल मेरठ में एक अस्पताल पकड़ा गया है जिसमें आपकी एमएलसी की सगी बहन उस अस्पताल की संचालिका थी, और उसको आपके नेताओं ने और आपके क्या नाम कार्यकर्ताओं ने और आपके अधिकारियों ने उसको बचा लिया।
बड़े आराम से उसको बचा के बाहर करवा लिया। नहीं तो वो पिट पिट के हो सकता है पब्लिक मार डालती उनको, या फिर नहीं तो अगर शासक सही था, अगर आप सही थे तो आपको तुरंत उसी समय अस्पताल को सीज करना चाहिए था, उसके लाइसेंस जब्त करने चाहिए थे और उसको बता देना चाहिए था कि देखो सरकार ये होती है, सरकार इसको कहते हैं। जब तक कड़े नहीं बनेंगे अखिलेश जी, आप नॉर्मल बने रहेंगे, आपको ये जितने नेता आपके साथी हैं ये सब आपको खा जाएंगे, आपको दोबारा सरकार में नहीं आने देंगे, जबकि पब्लिक आपको ये चाहती है कि आप फिर मुख्यमंत्री बने, मगर ये नहीं बनने देंगे। ऐसे अधिकारी रहेंगे, इस तरह के नेता रहेंगे, वो आपको। तोमर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, वैसे बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे एक ध्यान में आ गया हमारे, कुछ ऐसे जो रामलीला वगैरह होती हैं और वहां पर कुछ जो गाया जाता है उसमें इस तरीके से गाया जाता है कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो इस मीठे गन्ने को कैसे कोल्हू में पेरा जाता है। ये आमतौर पे रामलीला का कोई प्रवचन टाइप के होते, वहां पर ये कहानी कही जाती थी। तो मुझे ये ध्यान में आ गया। मुझे लगता है कि संजीव जी, आप इस बारे में कोई कमेंट करें, उसके बाद में हम एक बड़ी खबर पे जाएंगे। नहीं मनीष जी, तोमर जी ने जो बात बताई है मेरठ की, जिसमें हॉस्पिटल का जिक्र किया है, मैं तोमर जी को विश्वास दिलाता हूं कि डिबेट के बाद मैं निश्चित रूप से पड़ताल करूंगा और जो भी हरसंभव प्रयास होगा उस पर जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार के संज्ञान में नहीं आ पाती हैं, शासन के संज्ञान में नहीं आ पाती, और हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि हम उस चीज को सरकार और शासन तक ले जाएं जिससे कि उस पर कार्रवाई हो सके। हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि श्याम मिश्रा जी कह रहे थे लखीमपुर से कि तमाम नेता ऐसे होते हैं जो अनपढ़ टाइप के होते हैं। श्याम जी, एक चीज बताइए आप, और उत्तर प्रदेश की जनमानस से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप ही नेता चुनते हो। नेता कोई अगर अनपढ़ होगा वो सीधे सीधे नहीं आ जाएगा, सीधे सीधे न मंत्री बन जाएगा, न विधायक बन जाएगा, न सांसद बन जाएगा, न सभासद और पार्षद भी बन पाएगा। तो ऐसे समय में जब जनता जिनको चुनती है वही लोग आते हैं शासन में और सत्ता में, और अगर जनता उनमें से देख ले कि कौन अनपढ़ है, कौन गंवार है, और उसको अगर न भेजे चुन करके, चलिए मुझे लगता है कि इस पूरे 1 घंटे के दरमियान हमने बहुत सी बातों का जिक्र किया और ये बातें संगी और आप सरकार तक पहुंचाएंगे। ये आपकी छवि का सवाल है, उत्तर प्रदेश की छवि का सवाल है, और उत्तर प्रदेश की छवि पर जो भी धब्बा लगाएगा मुझे लगता है कि उसको आप कतई सहन नहीं करेंगे और उसको आप तुरंत बर्खास्त करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, दंडित करेंगे, जो भी नियमानुसार होगा वो आप जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजीव मिश्रा जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर हम यहां पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रयास जरूर करेंगे और उनके प्रयासों में समाज का साथ भी है और सरकार उनके हाथ में है, तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है के न्यूज पर। हम आपको बता दें कि निर्भया कांड का एक नाबालिग दोषी रिहा कर दिया गया है। आपको लगातार बता दें, तमाम कानूनी और वैधानिक पहलुओं को देखते हुए, समझते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया था और उसके बाद में चर्चाओं का दौर लगातार शुरू हुआ था। यहां तक कि कई महिला आयोग की बात कर ले, समाज सेवी संगठनों की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त खबर यही है कि निर्भया का नाबालिग दोषी रिहा कर दिया गया है, उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय अमित दुबे मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खबर आपके पास? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही निर्भया केस का आरोपी नाबालिग जो है उसे दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। हालांकि उसे दिल्ली के ही एक एनजीओ के संरक्षण में रखा गया है, पुलिस प्रोटेक्शन उसे दी गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है उसका विरोध हो रहा है। अभी भी अगर हम बात करें तो इंडिया गेट पे उसकी रिहाई ना हो, उसे लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और पुलिस को भी यही एक बड़ी वजह थी जो पुलिस को उस नाबालिग को प्रोटेक्शन देनी पड़ी और भी एनजीओ के संरक्षण में दिल्ली में ही है। जी, एक तो बात यह है कि जनता बहुत आक्रोशित है, आंदोलनरत है, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, और दूसरी तरफ खबरें अमित ये भी आ रही हैं कि चाहे वो महिला आयोग की बात करें, इस समय हम जो तस्वीरें एक बार और दिखा देते, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं अमित, वो तस्वीरें हम दिखा देते। अब हमारे साथ बने रहिए। राजपथ पर निर्भया के जो माता पिता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये वो प्रदर्शन है
निर्भया को लेकर तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं अमित कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ संगठन मिल रहे हैं, मिलने का टाइम लिया है। आज चूंकि रविवार है, सुप्रीम कोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा है और ऐसे में आपके पास क्या कुछ खबर, क्या इससे मौके पर सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप कर सकता है या आगे कुछ करने की संभावनाएं हैं, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। अमित, वो दिल्ली की जो अध्यक्ष है तो वो उन्होंने रात में ही सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी डाली थी वो स्वीकार कर ली गई है, लेकिन मामले की सुनवाई कल होनी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसी डिसीजन के आधार पे दिल्ली पुलिस ने आज उस नाबालिग की रिहाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे देखने में आती है कि सुब्रमण्यम स्वामी की जिस याचिका पे हाई कोर्ट ने गौर नहीं किया, क्या उस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा? दूसरी सबसे बड़ी बात कि जुवेनाइल एक्ट के तहत जो सजा उसे मिलनी चाहिए थी वो सजा उसे मिल चुकी है। यहाँ पे जानकार ये भी मानते हैं कि कमी जो है वो कानून की, और जुवेनाइल एक्ट जो है पिछले कई महीनों से जो है राज्यसभा में अटका हुआ है। सबसे पहले जरूरत है उस कानून को पारित कराने की। आज जब महिला संगठनों से, बल्कि पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आज कई राज्यसभा नेताओं से मिलेगी, क्योंकि एक बड़ी डिमांड इस समय जुवेनाइल एक्ट को पास कराने की बन गई है और हर हाल में इसे राज्यसभा में पारित होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से निर्भया का आरोपी जो है 3 साल में बाहर आ रहा है, कई ऐसे और अपराध लगातार जो हो रहे हैं, उन आरोपियों को कम से कम कानूनन सजा दिलाई जा सके। जी निश्चित तौर पर। और ऐसे में जबकि पार्लियामेंट चल रही है, फंक्शन में है, आवाजें उठ रही हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी एक शर्मनाक पहलू है जिसको लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं अपने नेताओं के चलते, कि इतनी बड़ी मांग चल रही लेकिन फिर भी इस मांग पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई बात सामने नहीं आ रही है। तस्वीरें निर्भया की माता इस समय तस्वीरों में दिख रही हैं और वो प्रदर्शन कर रही है राजपथ पर, इंडिया गेट के सामने। वहां उनके साथ कई समाजसेवी संगठन भी हैं, कई राजनीतिक पार्टियों के भी संगठन मौजूद हैं और निश्चित तौर पर यह राजनीति से ऊपर उठकर ये बात है क्योंकि निर्भया की माता इस समय इस प्रोसेशन को लीड कर रही है। हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरीके से पुलिस उनको खींच कर लेकर जाती है, किस तरीके से पुलिस उनको बात नहीं करने देती है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा धब्बा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि निर्भया कांड के बाद में ऐसे कई कांड हुए हैं। ये अलग बात है कि वो कांड दिल्ली में नहीं हुए, कई गांव में हुए हैं, कई आंचलिक जगहों पर हुए हैं, जहां पर निर्भया से ज्यादा बीभत्स, जहां पर 2 साल 2.5 साल की बच्चियों के साथ में रेप किया जाता है, ये लगातार चल रहे हैं। आखिरकार ये क्यों हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसमें यह भी कि हमारे जो माननीय जो नेता लोग हैं जिनके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, उस कानून को नहीं बना रहे हैं। राज्यसभा में ये बिल अटका हुआ है। देखते हैं क्या कुछ कहती हैं निर्भया की मां। आज मैं समाज को, अपने समाज को बताना चाहती हूँ कि जिस समाज ने उस प्रतिनिधि चुन के कुर्सी पे बैठाया, आज आप लोग देख लीजिए कि समाज ने आपके साथ कितना वादा पूरा किया। 3 साल बीत गए, मैं संघर्ष करती रही, लेकिन आखिरकार सरकार ने उसको छोड़ दिया। मैं सरकार से, अपनी कानून व्यवस्था से यही पूछना चाहती हूँ कि किस तरह का क्राइम होगा, किस तरह मर्डर होगा, किस तरह महिलाओं को क्षति पहुंचेगी रोड पे, तो हमारी सरकार जगेगी, कानून व्यवस्था को अपनी बनाएगी और कब तक मुजरिमों को सपोर्ट करेगी, ये अब समाज फैसला करेगा। अब मेरा फैसला नहीं है, अब समाज फैसला करेगा कि सरकार के साथ क्या करना है। बहुत तकलीफ उनके चेहरे पर। उसको 1 हफ्ता पहले छोड़ दिया गया था, मैं क्या करूं? सरकार को अगर नहीं समझ आ रहा है, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आज मैं मजबूर होकर रोड पे हूँ, लेकिन हमारे सरकार को कोई फर्क नहीं है। सरकार तो चाहती है कि लोग मरे, जूझे और हम तमाशा देखें। निश्चित तौर पर करारा प्रहार, शब्दों में पीड़ा भी है, दर्द भी है, चेहरे पर भाव झलक रहे हैं और इतना बयान देने के बाद में वो पीड़ा से भर जाती हैं। ये है निर्भया की मां। इनके चेहरे को गौर से देखिए, इन आंखों में झांक के देखिए। ये वो महिला है जो कि झारखंड के गांव से उठ के दिल्ली के राजपथ पर इस समय कड़ाके की ठंड में वो प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार के ऊपर करारा प्रहार कर रही हैं।
तमाम उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो कि विधि व्यवस्था को बनाने वाले हैं, जो कि कानून को बनाने वाले हैं, जो कि कानून के निर्माता कहे जाते हैं, देश की विधायिका में जो चुने जाते हैं, और उनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि समाज की आवाज इस समय इस तरीके की आ रही है कि जो नाबालिग है, जिसने काम बालिगों के ज्यादा भी विभत्स तौर पर जिस घटना को अंजाम दिया, उसको रिहा किया जा रहा है। उग्र आंदोलन होगा, आप हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे जुनैल को सरकार छोड़ दिया है? तो साफ तौर पर ये चीजें सामने आ रही हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे लगातार मौजूद हैं। अमित, आपने भी सुना होगा निर्भया की मां ने जो कुछ कहा। हम यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, कल सुनवाई होने वाली है, जैसा कि आपने खुद कहा कि हाईकोर्ट ने जिस याचिका को खारिज कर दिया, हाईकोर्ट ने निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जो कानून बने हुए हमारे उस परिधि में ही हम फैसला सुना सकते हैं, और कानून के मुताबिक जुवेनाइल ने अपनी सजा पूरी कर ली है। लेकिन उसके बाद में एक समाज का दृष्टिकोण, देश का दृष्टिकोण, जनमानस का दृष्टिकोण, और जो समाज की जो आवाज आ रही है, ऐसे पहले भी कई मौके आए हैं जब समाज की आवाज पर कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि आगे कुछ फैसले पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो मंडे को यानी कल होनी है। जुवेनाइल को आज रिहा किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि अगर हम अन्य पार्टियों की राय लें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे सिर्फ राजनीति हो रही, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो जिस एसएलपी को रात में कोर्ट खुलवाने से दर्ज कराती है, पिछले 3 दिन से ये मामला, 4 दिन से मामला चल रहा है, तो वो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी, लेकिन तब उन्होंने अपील नहीं की। यानी कहीं ना कहीं इस पे राजनीति भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जुवेनाइल जो है वो 3 साल की सजा जो है वो पूरी कर चुका है। क्या इन 3 साल के अंदर, इससे पहले भी बीजेपी से पहले यूपीए 2 की भी सरकार थी, उस दौरान जुवेनाइल एक्ट को पास क्यों नहीं कराया गया? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? जो कानून में कड़े प्रावधान होने के लिए जो जुवेनाइल एक्ट आना है वो अब तक नहीं आया। अब पार्टी उस चीज की बात कर रही है कि जुवेनाइल एक्ट आना जरूरी है। जब लोग इस तरह से सड़क पे आके उस जुवेनाइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी रिहाई का विरोध कर रहे हैं, सरकार को जरूरी था पहले, चाहे वो पूर्व रही हो चाहे वो वर्तमान सरकार हो, कि इस मामले को गंभीरता से लेना था और एक्ट को हर हाल में पहले पास कराना था। जी, अमित, निश्चित तौर पर आपकी बातें काबिले गौर हैं और उन पर संज्ञान लिया भी जाना चाहिए। आपने जो बातें कही हैं इस समय, लेकिन कुछ बातें और भी हैं जिनके ऊपर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। विशाल अधिकारी इस समय रुद्रपुर से हमारे एक दर्शक मौजूद है। विशाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? निर्भया कांड में जिस तरीके से एक नाबालिग दोषी को रिहा किया गया, क्या कहेंगे आप? सर जी नमस्कार, मैं विशाल अधिकारी बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार विशाल जी, बताइए, अपनी कहिए अपनी बात। सर मेरी बात तो यही है कि सर ऐसे जो नाबालिग दोषी है सर, इनको रिहा तो करना नहीं चाहिए सर, इसलिए सजा और उम्र कैद की सजा होना चाहिए सर। ऐसे मामले में तो सर और भी लोग कहेंगे कि उनके ऊपर मतलब कि फांसी नहीं दे तो दोषी, ऐसे तो लोग बहुत लोग घूमेंगे फिर सर। मेरा ये राय है सर। जी, शुक्रिया आपका विशाल, तमाम अपनी बातों को कहने के लिए। कानपुर से दुर्गा प्रसाद हमारे साथ, हमारे एक दर्शक मौजूद है। दुर्गा प्रसाद जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जब से निर्भया कांड हुआ है तब से इस कांड में बढ़ोतरी हुई है जी, और बढ़ोतरी होती चली जा रही है। गांव घर गली कूचों में ये हो रहा है जी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मोबाइल में जो चिप होती है इसकी धरपकड़ किया जाए जी। इससे जो है नई उम्र के लड़के इसको देखते हैं और बिगड़ रहे हैं जी। इससे काफी अपराध कम हो जाएगा जी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी यहाँ पर माता पिता की बनती है। वो अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कारित करें। जहां तक जो बात आप कहते हैं, चाहे वो सेक्स एजुकेशन को लेकर बात हो, चाहे माहौल में बदलाव को लेकर बात हो, माहौल बदला है, हम इससे इत्तेफाक बिल्कुल रखते हैं। लेकिन उस माहौल के हिसाब से जो माता पिता हैं, जो कि एक जनरेशन पुराने हैं,
उनको भी अपने आप को जरूर ढालना होगा। दुर्गा प्रसाद जी, मुझे ऐसा लगता है, फिर उसके बाद आपकी अपनी राय मैं चाहूंगा कि आप कहें। दुर्गा प्रसाद जी, चलिए फिलहाल संपर्क टूट चुका दुर्गा प्रसाद जी से। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के राजपथ पर, इंडिया गेट पर ये तमाम प्रदर्शनकारी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, निर्भया के माता पिता शामिल हैं। हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा निर्भया की मां ने। लखनऊ से हमारे साथ में एनएम शुक्ला साहब मौजूद हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? साहब, मैं कहना चाहता हूं कि ये निर्भया केस में जो ये जुर्नाइल को छोड़ा जा रहा, ये तो बहुत दुखद है, क्योंकि सबसे ज्यादा विभत्स यही बच्चा रहा है इस केस में, और इसको केवल जुर्नाइल का फायदा दे करके छोड़ा जा रहा है। इस एक्ट में तो सुधार होना ही चाहिए। लेकिन सर, एक बात बड़ी, मुलायम सिंह यादव जैसे हमारे नेता, राजनेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, क्या फांसी पे चढ़ा दी जाएगा। इस तरह के विवादास्पद बयान देने वाले नेता कैसे संभव है कि इस जुवेनाइल एक्ट में संशोधन हो पाएगा? बस सर, मेरी यही राय है। आपने अपनी कुछ बातों में बहुत सारा सार है आपकी बातों में, आपकी सलाह में। बहुत शुक्रिया आपका शुक्ला जी। मदन मोहन जायसवाल इस वक्त हमारे साथ देवरिया से मौजूद हैं। जायसवाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, आपकी राय? जी, मेरा कहना यह है कि जिसने जो नाबालिग नाम पर जो जघन अपराध किया है, इसको तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इस तरह से जब बरी हो जाएगा तो जनता में इसका गलत प्रचार जाएगा। लोग ये अपराध करेंगे, ऐसे 3 साल सजा काटने के बाद बरी हो जाएंगे। इसलिए इसको छूट इसको बरी करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए सरकार को। जी, शुक्रिया आपका जायसवाल साहब अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तोमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस नए विषय। तोमर साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट बना हुआ है नाबालिग वाला, 18 साल या 21 साल का जो भी हमारे देश में बना हुआ है, ये इस एक्ट को बने हुए मेरे ख्याल से बहुत वर्ष हो गए होंगे। जब पर हम लोग छोटे में जब चलते थे तो बड़ों से डरते थे, लोगों से डरते थे, रिस्पेक्ट करते थे। ये उस समय का एक्ट बना हुआ है। आज के लड़के बड़ों के सामने शराब पीते हैं, बड़ों के सामने सिगरेट पीते हैं और बड़ों को गालियां देते हैं। इसलिए अब सबसे पहला काम ये है, गवर्नमेंट को ये चाहिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को ये चाहिए कि सबसे पहले इस एक्ट को चेंज करें और इसमें अधिकांश जितना भी ये उपद्रव हो रहा है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं देश में, वो सब नाबालिग बच्चे कर रहे हैं, नाबालिगों की श्रेणी में आते हैं। 18 से 20-25 के अंदर ही ये बच्चे काम करते हैं और इसलिए छोड़ दिया जाए उसको कि मतलब वो नाबालिग था। ये क्या तरीका है? नाबालिग ने कितना बड़ा अपराध। चलिए, लेकिन आज 3 साल के बाद बहुत दुख होता है ये देखकर कि आज भी हमारी न्याय व्यवस्था भी बेसहाय है और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम भी बेसहाय है। आज हम देखते हैं कि वो बेरहम कातिल जिसने कि निर्भया की हत्या की, जिसने कि निर्भया का बलात्कार किया और शायद जो हमारे सभी बहनों के लिए खतरा है, सड़क पर चलती हुई हर स्त्री के लिए खतरा है, उस जुवेनाइल को आज छोड़ा जा रहा है। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि आज भी हमारे देश के सभी राजनीतिक दल, बाकी दुनिया भर की बातें उनके पास है, दुनिया भर के झगड़े करने का टाइम है, पार्लियामेंट को रोकने का टाइम है, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जुवेनाइल जस्टिस बिल के हक में, जुवेनाइल जस्टिस बिल के को अमेंड करने के हक में बात नहीं कर रहा है।
का युवा ये चाहता है कि जुवेनाइल जस्टिस बिल को तुरंत राज्यसभा में पारित किया जाए और 16 से 18 साल के जो भी नौजवान किसी भी प्रकार के हीनियस क्राइम करते हैं उनको आइडल्स की तरह ट्रीट किया जाए, ये हमारी मांग है। और इस प्रकार एक दर्शक और मौजूद हैं, वाराणसी से शमशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। हुसैन साहब स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अभी मिस्टर तोमर जी और दुर्गा प्रसाद जी की मैं सुन रहा था उनकी राय। जी, अभी मिस्टर तोमर ने कहा कि जब हम लोग छोटे थे सिगरेट पीते थे और बड़ों को देख के भाग जाते थे जी, और दुर्गा प्रसाद जी की मैं सुन रहा था। आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें हुसैन साहब, अगर आप मोबाइल पे हो हमारी बात सुन रहे हो तो अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे, उसके बाद अपनी बात कहें। भाग जाते थे और हम लोग वो बड़ों की इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, तो क्या वो सम्मान, वो इज्जत, वो जी बंद कर दिया मैंने। वो अपना जो उनका जो समय का जो सम्मान था, वो जो सम्मान था उनका या डर थी उनकी, आज वो डर क्यों नहीं है? क्या इसमें माता पिता का योगदान नहीं है? क्या हमारे संस्कारों में कमी नहीं आई है? आज उस निर्भया का हत्या जो निर्भया के साथ हुआ है वो क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? कहीं न कहीं कोई कमी हमारे तरफ से भी है, कहीं न कहीं कोई कमी ऐसे लोगों की तरफ से भी है जो समाज को दूषित कर रहे हैं। मेरी राय सिर्फ इतनी सी है कि परिवार को, अपने बच्चों को सिस्टमैटिक ढंग से जीना सिखाएं, उनके पहनावे पे ध्यान दें, उनकी शिक्षा पे ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात ये दोनों तरफ से होना चाहिए। चाहे वो, इसमें कोई सरकार और किसी उसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमारी अपनी इच्छा शक्ति। चलिए किसी भी जगह पर अगले इकट्ठा हुए जहाँ पे लाठी भी खाए, पानी के बरसाते भी सही, आंखों के झेले भी झेलने पड़े। आप लोगों के इतने प्रयास करने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद भी आज जुवेनाइल छूट चुका है, इसका हमें बड़ा अफसोस है। और उसको छूटने का मतलब यह है कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्राइम बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमारी चिंता इस बात की है कि इस तरह से अगर क्राइम बढ़ता गया तो आने वाले 10 साल में किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार तक तो पहुंचा दिया है, फिर भी हम एक बार यहाँ दोहरा देना चाहते हैं। जैसे निर्भया को अति शीघ्र न्याय दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ी हुई है उसको फास्ट ट्रैक करके या विशेष कोर्ट लगा करके उसको न्याय दिया जाए। हमारे पास जुवेनाइल की जहाँ तक समस्याएं खड़ी हो चुकी है, तो आप देख रहे हो कि हर केस में एक दो जुवेनाइल जरूर होते हैं, तो उस केस के लिए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो युवा शक्ति भी मांग तो कर रही है लेकिन कुछ सरकार नहीं सोच पा रही है। तो हमारी ये मांग है कि हम उम्र को न देखते हुए जो जैसा क्राइम करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, वैसा कानून बनाया जाए कि कानून बनाने वाला खुद कानून से डर जाए कि हम क्या कानून बना चुके हैं। तो ये हमारी मांगे दो तो हो गई। तीसरी मांगे है कि आज दिल्ली में उस लैब की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। जो सैंपल खराब हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, किसी भी क्रिमिनल को सजा नहीं मिल पाती है, पुलिस भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाती इसी की वजह से। तो हमारी ये मांग है कि निर्भया खंड से, निर्भया के नाम से एक अति आधुनिक लैब बनाया जाए। और चलिए तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनकी राय भी लेंगे और जो कुछ इस वक्त राजपथ इंडिया गेट दिल्ली में हो रहा है उसका भी आंखों देखा हाल हम आपको बयां करेंगे कि वहां पर लगातार भीड़ उमड़ रही है, लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो वक्त कड़ाके की ठंड में अब देर शाम यानी कि रात धीरे धीरे गहरा रही है और इस वक्त दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट पर इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं निर्भया के माँ बाप और उनके साथ हैं तमाम लोग। हमारे साथ में हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे इस वक्त मौजूद है। राघवेंद्र,
अभी सुनने में ये आया है, खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और किसी हटाने का कुछ ऐसा विरोध हो रहा है। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? इस वक्त क्या देख रहे हैं आप राघवेंद्र? हाँ मनीष जी, यहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता और कुछ दिल्ली के आम आदमी और निर्भया के माता पिता, ये लोग सब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अभी हमें पूरा न्याय नहीं मिला है। हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय मिले। हमारे साथ अन्याय हुआ है। जिस तरह से 3 साल पहले इतना विभत्स घटना हुई है, इतना क्रूर घटना हुई है हमारी बेटी के साथ, और 3 साल बच्चा वो नौजवान होकर रिहा हो रहा है, ये इस तरह से हम कभी उम्मीद नहीं की थी। जी मनीष जी, राघवेंद्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस के लोग आए हैं, वहां पर कई थानों की पुलिस आई है, क्या वो हटाने का कोई प्रयास कर रहे हैं या सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर खड़े हुए हैं? मनीष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस को तो यहाँ रहना ही रहना है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं। उनके अंदर से आवाज उठ रही है कि ये अन्याय हुआ है निर्भया के साथ। इसलिए पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा दी है। यहाँ पे अगर और भी किसी तरह का कोई अगर कुछ संभावना बनती है सुरक्षा की, तो पुलिस उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी प्रोटेस्ट हो रहा है और दुहाई दी जा रही है कि ये हमको अधूरा न्याय मिला है। जी मनीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके संज्ञान में क्या ऐसा है कि सरकार के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर आए, और चूंकि मामला अब सीधे सीधे राज्यसभा में अटका हुआ है राघवेंद्र, और ये बातें वहां पर कई लोगों को मालूम भी है, अगर राज्यसभा से ये कानून पास कर दिया जाए, ये विधेयक पास कर दिया जाए, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाएं, तो ये कानून की शक्ल में आ जाएगा और फिर इस नाबालिग की रिहाई नहीं हो पाएगी, जहां तक मेरे संज्ञान में जो प्रावधान उसमें है। आपको क्या लगता है, वहां पर कोई सरकार का प्रतिनिधि आने की संभावना है? घटना है, पूरी दुनिया ने इसको लाइव देखा है, उसके बावजूद भी हमारे नेताओं के कान आंख अभी बंद हैं। इतना महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, ये जनता उम्मीद नहीं करेगी। मनीष, एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि 16 साल के बच्चे के पास बहुत दिमाग होता है। 16 साल की उम्र में बच्चा समझदार हो जाता है, उसको पता है कि अच्छा या बुरा क्या है। लेकिन इस नियम ने लोगों के अंदर ये जागरूकता ला दी है कि हम एक कम उम्र के बच्चे से बड़ा अपराध करवा दें और बाद में उसको कम सजा मिलेगी, और उसको क्या कहते हैं कि हम किसी तरह से लाभान्वित करके अपने फायदे को लिया जा सकता है। लेकिन आगे चल के अगर ये बिल पहले अगर पारित हो गया होता राज्यसभा में, ये कानून बन गया होता, तो आज ये आरोपी कतई नहीं छूटता। जी मनीष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा चूंकि मामला अब इस समय केंद्र में मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और इस समय कांग्रेस वैसे भी फंसी हुई है कुछ मुद्दों को लेकर। आम आदमी पार्टी का सहयोग उसे कांग्रेस को मिला, दोनों दल मजबूत हुए। क्या इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के लोग वहां पर पहुंचने की बात है, या विपक्ष इस मुद्दे को अपना समर्थन देकर मामला आगे तक बढ़ाने की कोई बात सामने वहां पर आ रही है राघवेंद्र? मैं मनीष आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ आम आदमी पार्टी भी राजनीति कर रही है, क्योंकि जिस तरह से 3 साल का समय मिला, आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं कार्रवाई किया। जो मोमबत्ती जला के सत्ता में आए, एक रात पहले इनकी महिला आयोग की अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पालीवाल वहां जाती हैं और रात में क्या कहते कार्रवाई करती हैं, जो कि उसका कोई असर नहीं हुआ। जुमनाइल को आज छूटना था, वो छूट गया। निर्भया की माता ने भी कहा कि अगर यही कार्रवाई अगर दिन में अगर आम आदमी पार्टी ने किया होता, तो शायद हमको इसका फायदा देखने को मिल जाता। जी मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए राघवेंद्र। हमारे साथ लगातार कई दर्शक मौजूद हैं। आर के गौतम इस समय मौजूद हैं। गौतम साहब, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये कहना चाहूंगा, ये जो फैसला आया है जी, वो देखिए, एक ये है कि कानून ने अपना काम किया है, कानून को अपना काम। जी, फैसला तो सबके लिए आना चाहिए, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो। जी, शुक्रिया आपका गौतम साहब अपनी बात यहाँ पर कहने के लिए। तो निश्चित तौर पर हर किसी की जो संवेदनाएं हैं वो इस समय जुड़ी हुई हैं, और कमोवेश नजारा धीरे धीरे, माहौल जो है धीरे धीरे वैसा ही बन रहा है जैसा 3 साल पहले बना हुआ था, जब निर्भया कांड की गूंज पहली बार सुनाई पड़ी थी। किस तरीके से विभत्स तरीके से उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसको चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया, गुड़गांव का वो फ्लाईओवर, वो रात, और उस रात के बाद किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती, ये भी सामने आया। और उसके बाद कितने दिनों तक वो हॉस्पिटल में, पहले एम्स ट्रॉमा सेंटर में ले जाई गई, उसके बाद उसको देश के बाहर ले जाया गया, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं सकी। और आखिरकार उसके बाद में हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, निर्भया फंड बनाया गया,
जबरदस्त तरीके से राजनीति भी देखने को मिली, लेकिन आज वही माहौल एक बार फिर से, क्योंकि निर्भया को न्याय अब तक नहीं मिला है जिस तरीके से देखा गया है। देवेंद्र कुमार हमारे साथ एक दर्शक बागपत से मौजूद है। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये जो अन्याय हुआ है जी, इसमें कानून बदलाव की बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, सभी एनजीओ ने भी लड़ी थी और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, और इसमें जो कोर्ट का फैसला है जी, वो जनता के विपरीत है। जी, जो जनता चाह रही थी वो फैसला नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा जनता। जी देवेंद्र जी, शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट फैसला सुनाता है कानून के मुताबिक, कानून की धाराएं क्या कहती हैं उसके मुताबिक। ममता इस समय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष क्या कुछ कह रही हैं, हम सुनने की कोशिश करते हैं। ममता जी, स्वागत है आपका। ये जो फैसला आया और उसके बाद में इस समय जो कुछ हम देख पा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, पहला रिएक्शन आपका क्या है ममता जी? देखिए, मेरा तो ये रिएक्शन है कि सबसे ज्यादा ब्रूटल यही था लड़का जिसको आज कोर्ट ने रिहा कर दिया है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको काम में लेना चाहिए था और इसको नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये एक गंदगी है जो सब जगह फैलेगी। और आज जो कुछ भी हो रहा है मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं रहा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये कैसे अपने कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको बोलना चाहिए था। हमने उस टाइम कितना इस पे काम किया निर्भया पे नहीं जानती हूँ, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज ये नौबत आ गई कि उसके माँ बाप प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसकी रिहाई ना हो। इस पे सरकार क्यों नहीं बोली? इस पे महिला आयोग क्यों नहीं बोला? एक बड़ा सवाल ममता जी ये है, और हाईकोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया कि हम इस दोषी को रिहा होने से नहीं रोक सकते, प्रावधानों के मुताबिक, कानून की व्याख्या के मुताबिक एक जुवेनाइल अपनी सजा पूरी कर चुका है और जो हमारे पास कानून कहता है हमें उसमें बंधे रहना पड़ता है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। अब मामला आता है कानून बनाने वालों पर। राज्यसभा में संशोधन एक्ट, जुवेनाइल संशोधन एक्ट फंसा हुआ है, पारित नहीं हुआ है। हमारे देश में जो कानून बनाने वाले हैं, जो विधायिका है, वो क्यों खामोश है, क्यों चुप है, क्यों वहां पर शोर मच रहा है और समाज की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? 3 साल हो गए, क्यों नहीं बना कानून? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कानून क्यों नहीं बदला इन्होंने? और वो जो इतना ब्रूटल था वो मेंटली ही जुवेनाइल हो सकता है, लेकिन फिजिकली वो जुवेनाइल नहीं था। निश्चित तौर पर, क्योंकि उसके जो कारनामे हैं वो जुवेनाइल उसके जो कारनामे हैं वो बड़े गलत हैं जी, और मैं तो मानती हूँ कि उसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर कोई भी आवाज अब तक इस समर्थन में नहीं बुलंद हुई कि इस व्यक्ति को छूटना चाहिए, जब समाज के हर एक व्यक्ति की आवाज ये है कि इस व्यक्ति को नहीं छूटना चाहिए। ये जुवेनाइल नाम का है, लेकिन जो काम इसने किया है वो बालिगों से भी बदतर है, इसलिए इसको नहीं छूटना चाहिए। अब सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी विधायिका पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर, जिसमें कि कल सुनवाई होनी है, और संभावनाएं, उम्मीदों का दामन हमेशा इंसान को पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि इसी उम्मीदों से आशा का दिया जलता है और जिंदगी में खुशहाली आती है। ये प्रदर्शन रंग लाएगा, कम से कम हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।